अंशु फिरदौस साहब का एक शेर है कि घर हो या बाजार, किसी से नज़र मिलाते ही इन दिनों होने लगती है घबराहट। सवाल ये आता है कि ऐसा क्या है जो दिल में घबराहट पैदा कर देता है। उस यकीन करने वाले इंसान को, जिसे लगता है कि वो सारी कायनात को जीत लेगा, सब कुछ अपने लिहाज से बदल देगा। उसके दिल दिल में एक डर सा घर कर जाता है, उसे एक तनाव घर कर जाता है। उसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उससे छूटने लग गई हैं। वो चीज़ें जो लगता था कि वो उसकी गिरफ्त में हैं, उसके आगोश में हैं, जिनसे वो सोचता था कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। और फिर कुछ ऐसा घटता है उसकी ज़िंदगी में, और विश्वास में कमी और डर, भय, तनाव, बहुत सारी चीज़ें जीवन में शामिल हो जाती हैं। ये एक ऐसा जो विषय है जो आजकल अक्सर देखने को मिलता है। हम कई बार इम्पैशनेट हो जाते हैं, कई बार किसी ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जब हमें लगता है कि अब हमें किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ ना हो, उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा सरोकार को देखना। तो शिक्षा सरोकार ऐसे ही विषयों के ऊपर चर्चा करता है और ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें बताते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में शामिल हो गई है, अगर आपको किसी तरह का कोई मानसिक अवसाद या कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसका निदान किस तरह से किया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे एंजाइटी को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, कि वो जो स्ट्रेस है, जिसे अच्छा भी कहा जाता है और फिर बुरा किस तरह से हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसका निदान किस तरह से क्या हो सकता है, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनुली और शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए आज के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं आज की जो समस्या है जिसका मैंने जिक्र किया, उसका निदान क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत निसरीन पोरबंदरवाला जी। निसरीन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। Thank you so much. Thank you for having me here. जी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, वैसे नसरीन जी मेरे परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन एक होस्ट के नाते मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनके बारे में थोड़ा-सा परिचय तो दूँ। नसरीन जी हमारे साथ में मुंबई से जुड़ी हुई हैं और ये एक इंटरनेशनल रिनाउंड लाइफ कोच हैं, एनएलपी और एक्रेडिटेड ईएफटी प्रैक्टिशनर हैं। साथ ही साथ में रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात सुनते हैं, ये उसकी फाउंडर हैं। निसरीन जी की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो सम्मानित किया जा चुका है, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, लेकिन कुछ 2-4 चीज़ों का यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूरी समझता है, जिनका मैं यहाँ पे ज़िक्र भी करना चाहूँगा। इन्हें टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2022 के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ ही साथ में इन्हें विमेन लीडरशिप अवार्ड 2022 भी दिया जा चुका है। साथ ही साथ में इन्हें इंडियाज़ 100 विमेन आइकन अवार्ड वो भी मिल चुका है। परफेक्ट अचीवर अवार्ड 2021 में मिल चुका है। वो उनके ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच जो उनके लिए, और इसके साथ के अंदर यूथ फेस ऑफ इंडिया अवार्ड लाइफ कोच 2021 भी मिल चुका है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2022 भी मिल चुका है। और इस तरह के ढेरों जो पुरस्कार हैं उनकी लिस्ट मेरे पास में, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ पुरस्कार हैं जिनके नाम अगर मैं यहाँ पे लूँ तो उससे समझ में आता है कि नसरीन जी किस दर्जे की शख्सियत हैं। ये एक रेगुलर कॉलमिस्ट है और हमारे इस मंच के ऊपर भी आती रहती हैं। इन ये जो परफेक्ट वुमेन मैगजीन उसके लिए रेगुलर कॉलम्स लिखती हैं और इन्हें इंटरनेशनल बुक जो है लाइफ लेसन्स ऑफ वुमेन ओवर 40 उसके अंदर भी इनको फीचर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नसरीन जी आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत Thank you so much. Thank you so much. और अब हमारे साथ दूसरी जो शख्सियत जुड़ी है उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़ी हुई है ऋचा त्रिपाठी जी। ऋचा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारे साथ इस थैंक यू। मंच पर एक बार पुनः हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक है यू आपका। सो मच। दर्शकों को बताना चाहूँगा, ऋचा जी हमारे साथ है पटियाला पंजाब से जुड़ी हुई हैं। पंजाब वो धरती जो जोश की धरती है, वो धरती जो होश की धरती है और वो जिंदा दिली की धरती है। तो जिस बात की अवसाद की बात कर रहा था, ऐसे में जोश की बेहद आवश्यकता है। तो ऐसी शख्सियत को बुलाना बेहद ज़रूरी था जो जोश से और होश से परिपूर्ण है। होश इसलिए क्योंकि ये अकादमिक जो क्षेत्र हैं यानी एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं और ये माउंट लिटेरा जी स्कूल है उसकी प्रिंसिपल भी हैं।
एक नॉन इनोवेटिव थिंकर हैं, विजनरी हैं, डायनामिक लीडर हैं। इसके लिए इन्हें भी ढेरों अवार्ड्स मिल चुके हैं और स्कूल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये अद्वितीय महारत रखते हैं। इन्होंने अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशन साथ में जुड़ा और टीचर से लेके प्रिंसिपल, डायरेक्टर और के तक की जो सारी ज़िम्मेदारियाँ वो ना केवल सँभाली बल्कि जो संस्थान है उनको भी ऊँचे से ऊँचे दर्जे के ऊपर ये लेकर गए हैं। इन्होंने अपने कहूँ कि अपने करिकुलम के ज़रिए कहूँ बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उसकी राह दिखाई। और इन्हें जो शुरुआत का जो करियर किया था वो कृष्णामूर्ति स्कूल से किया था और आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक पटियाला की जो स्कूल है उसके अंदर प्रिंसिपल हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋचा जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, हमारा मार्गदर्शन। थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया आपने हमको इनवाइट किया। जी, जी। और जो अब तीसरे शख्सियत से मैं आप को रूबरू करवाना चाह रहा हूँ वो हमारे साथ में आरती एस कुमार जी। आरती जी बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे साथ में। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों, मैं आरती जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि आरती जी हमारे साथ कल्याण महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। ये काउंसलर हैं, हीलर हैं और ऑकल्ट डिस्प्लेनर भी हैं। साथ ही साथ में सर्टिफाइड एक्सेस कॉन्शसनेस बार्स फेलिसिटेटर हैं और एक संस्था है यूनिक पाथवे जिसका नाम आपने सुना होगा, यही आरती जी उसकी फाउंडर हैं। अगर मैं इनकी कुछ थोड़ी-सी बात और बताना चाहूँ तो इन्होंने अपना जो एक प्री स्कूल चलता ओन प्री स्कूल है एंड किड्स ब्रेन डेवलपमेंट जो एक्टिविटी सेंटर है जो 2 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है, उनके लिए चलाती हैं। उसमें ख़ास बात ये है कि ऑटिज़्म के जो बच्चे होते हैं, ये उनको भी उससे जोड़ती हैं और उनके बीच में अवेयरनेस फैलाती हैं और बताती हैं किस तरह से एक राइट पैरेंटिंग उनकी की जा सकती है। ये होलिस्टिक हीलिंग की बात करें, काउंसलिंग की बात करें वो अद्भुत कार्य कर रही हैं और सभी एज ग्रुप के लिए कार्य कर रही हैं। और ये करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस क्षेत्र के अंदर इनको कार्य करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आरती जी कि आज हम उम्मीद करेंगे आपके इस बरसों के 2 दशक से अधिक के अनुभव का लाभ हम भी इस मंच के ऊपर लें और जानें किस तरह से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुनील जी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं और दर्शक भी जुड़ने लग गए हैं। सवाल, नमस्ते, सलाम भी होने शुरू हो गए तो मुझे लगता है कि अपने सवाल मुझे भी लेने शुरू कर लेने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मैं आरती जी से लेना चाहूँगा। आरती जी, हम लोग जो बात करते हैं स्ट्रेस की और एंग्जायटी की जब बात हम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि शुरुआत में हम बात करें किसी भी घर में कोई ऐसा नेगेटिव वातावरण देने की कोशिश की नहीं जाती कि आप तनाव में जाओ, सबको अच्छा-अच्छा सिखाया जाता है, अच्छी-अच्छी बातें की जाती हैं, बहुत प्यार से रखा जाता है, परंपराओं से सिखाया जाता है और फिर एकदम से क्या होता है कि उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जायटी बढ़ जाती है, उससे जीवन बोझ की मानंतर लगने लगता है। अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी का वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आज कुछ आपको रूट कॉजेज बताऊंगी। उसमें है एक फियर, डर। कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि हमारी कैपेसिटीज क्या है, उसके अतिरिक्त अगर कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो एक अचानक सा डर आ जाता है, और वही डर अगर ज़्यादा देर तक रहा जाए तो उसको स्ट्रेस हम कहते हैं। और यही स्ट्रेस अगर ज़्यादा मात्रा में रहा तो उसे एंजाइटी कहते हैं। तो जो भी जनरली क्या होता है, या तो हम कोई भी चीज़ को प्रेजेंट में रहकर करना चाहिए, वो हम ना करते हुए उसका जो आउटकम है वो फ्यूचर में कैसा होगा उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ओवर थिंकिंग उस जब करना शुरू होते हैं तो उसका एक मेजर इफेक्ट होता है हमारे फिजिकल बॉडी में, और वो होता है हमें स्लीप का डिसऑर्डर हो जाता है। हमें नींद आना कम शुरू हो जाती है, हम बार बार दिमाग में सोचने लगते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसका हम आगे आउटकम क्या होने वाला है, अगर मैंने आज इसको राइट आउटपुट नहीं दिया तो उसमें या तो हम सक्षम होते हैं या तो असक्षम होते हैं। सक्षम जब होते हैं तब भी हमें ये फियर आता है, क्योंकि फियर ऑफ अननोन, अगर मैंने ये मेरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरीके से नहीं की तो मेरा आउटकम क्या होगा। या सेकेंड रीजन ये होता है कि कुछ गलतियां हमने पास्ट में की होती है, उसका आउटकम सामने अचानक से हमारे सामने आ जाता है और हमें फियर आता है अब क्या होगा। तो उसके रिलेटेड पास्ट में जो गलती की है उसका हमें इतना फियर होता है कि अगर यही लोगों तक पता चली तो फिर क्या होगा। तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बार बार ये नेक्स्ट जो इसका जो पैरामीटर है तो ये है कि आपकी नींद है, नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड आउटपुट होता है कि आपको कोई भी बात करनी है तो आप बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो।
तो जब भी ज़्यादा कोई भी बात अगर ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे कहते हैं फिर स्लीप डिसऑर्डर होती है। और उसके बाद जब हम फिजिकली ही अगर नींद ही हमारी ठीक से नहीं हुई है, तो हमारा ब्रेन ही जब ठीक से सोया नहीं है, रिलैक्स माइंड में नहीं गया है, तो उसका आउटपुट भी देना कम हो जाता है। तो ये जो कुछ कारण है, तो बेसिक मेन रीजन है कि फियर ऑफ नोन एंड अननोन थिंग्स, जो हमारे हाथ में कोई कंडीशंस है, कोई हमारे बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशंस है, दोनों वे में स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। तो ये मेजर कारण है। कोई भी अगर सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, वो अगर आपके कंट्रोल में है या बिना आपके कंट्रोल में नहीं है, बस आपको यह देखना है कि आपको उस टाइम पे आपको माइंड आपका रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपको आपका रिलैक्स माइंड आपको ओवर थिंकिंग के, क्योंकि ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी में मेनली सारे जो भी जितने भी अभी तक मैंने केसेस देखे हैं, सारे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें एक पैरामीटर ये भी होता है 10-20% अपना जेनेटिकल भी इसमें बहुत काम करता है, मतलब जीन्स में भी ऐसे होते हैं। मतलब कुछ तो हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे अपब्रिंगिंग में, कि हमारे पेरेंट्स भी वैसे होते हैं, जरा सा कुछ बात आता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं। और उन्हें जब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर आपके मतलब आपने देखा होगा कि फादर थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो मम्मी को अपने टेंशन करते, अरे मेरे हस्बैंड अभी तक, मतलब आपके पापा अभी तक आए ही नहीं, आए क्यों नहीं। फिर उसमें ओवर थिंकिंग, अभी वो इतना टाइम तो आ जाते हैं, फिर आज क्या हुआ, कहीं उनका कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं है। एंड दे आर मैनिफेस्टिंग सो मेनी नेगेटिव थिंग्स। और जब घर में उनके हस्बैंड आ जाते तो उनपे वो बम्बारिंग स्टार्ट करते हैं कि अरे आपको इतना लेट क्या हुआ। तो उनको हस्बैंड को भी नहीं पता चलता है कि अरे क्या हुआ, मेरी थोड़ी सी गाड़ी खराब हो गई थी, जो भी रीजन है वो दे देते, बट दे आर नॉट इनटू दैट लिसनिंग पॉइंट। अब ये बच्चा जो ये देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये फीलिंग जाती है। तो ये कुछ थोड़ा सा जेनेटिकल भी होता है, सराउंडिंग भी होती है, तो ये सब भी मैटर करता है। तो ये जो कॉजेस है उसको उसी वक्त आपको ध्यान में रख के उसके रिलेटेड काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी को लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बहुत जैसा बड़ी बात है कि जिस चीज़ को हम लोग बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि ना तो बीते हुए कल पे निगाह रखनी, ना आने वाले कल पे निगाह रखनी है, क्योंकि जहाँ पे हम कदम टिका सकते हैं वो हमारा वर्तमान है। तो अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो बहुत सारी समस्याओं से, और बहुत सारी मेरे ख्याल से इस तरह कम से कम समस्याओं से खुद ब खुद ही मुक्ति मिल जाएगी। और एक संयम वाली बात जो आपने कही कि जिंदगी के लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पे उतार चढ़ाव इसका एक हिस्सा है। कभी इसमें गमी भी हो सकती है, कभी इसमें नमी भी हो सकती है, कभी खुशी भी है, तो कभी अलग तरह के व्यवहार भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आप संयम बरतना सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि जैसा आप सोच रहे हैं हमेशा वैसे होता रहे। वो बड़ा सुंदर सा आपने उदाहरण दिया कि कई बार व्यक्ति बाहर गया हुआ है और वो किसी वजह से लेट हो जाता है, और हम उसमें आते ही टूट पड़े उसके साथ इस तरह से जो कहूँ कि व्यवहार करना शुरू कर दे। तो एक तो वैसे परेशान बाहर से लौटे हैं जो भी हैं, महिला या पुरुष जो भी हैं, और फिर हम उस पर और तनाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस स्थिति के अंदर तो और स्थितियाँ बिगड़ने लग ही जाती हैं। तो हमें संयम बरतना बहुत ज़रूरी है, और जो वर्तमान जिस ज़मीन पे हम टिका सकते हैं पाँव, उसी को ही हमें ख्याल रखना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आरती जी। एक अगला सवाल जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा निसरीन जी से। निसरीन जी, एंजाइटी की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेस की हम लोग जो बात करते हैं, तो ये करीब करीब एक जैसे से लगने वाले शब्द से लगते हैं, तो इनके ऊपर क्या फ़र्क है? अगर हम बात करें कि क्या अंतर है जिसको हम समझ सकते हैं कि इस लेवल तक हम स्ट्रेस बोलते हैं, फिर इसको एंजाइटी बोलते हैं, और क्या क्या डिफरेंट हम इसके कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है ये। स्ट्रेस एंड एंजाइटी दोनों को हम लोग साथ में ही यूज करते हैं कि मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी है, लेकिन उसके अंदर एक बारीक सा हल्का सा डिफरेंस है। स्ट्रेस क्या होता है कि एक एक्सटर्नल जो ट्रिगर होता है, लाइक मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मुझे कोई चीज चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, तो वो अपना स्ट्रेस होता है। अगर घर पे हो, बाहर हो, मैं इफ आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, so that can cause stress। और ये स्ट्रेस एक एक्सटर्नल जो ये ट्रिगर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन एंजाइटी क्या होता है कि एंजाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खींचता ही रहता है। वो जो अपना जो ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर निकल जाने के बाद भी you still undergoing that same kind of stress, it actually turns into anxiety। और जब स्ट्रेस और एंजाइटी में जो जो सिम्टम्स होते हैं, जो जो महसूस होता है,
those are very similar to each other. But what we need to understand is long term effect of stress causes anxiety. और वो जो अगर अगर जब stress होता है, if we are not able to manage it, if we are not able to do anything about it, then what happens is then it becomes a chronic anxiety, and then हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं about that, and then you have to go to a mental health professional, या ऐसा कुछ थेरेपी लेना पड़ता है, हीलिंग लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मैनेज योर एंग्जाइटी। फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होता है, वो सारा चीज लेना पड़ता है। तो व्हेन यू कैन हैंडल स्ट्रेस एट अ वेरी गुड लेवल, और स्ट्रेस क्या क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड। अगर वो स्ट्रेस बिल्कुल इफ इट इज नॉट देयर इन योर लाइफ, देन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो अगर जब एक्सटर्नल जो स्ट्रेस होता है, एक्सटर्नल जो ट्रिगर होता है जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस है, उसको अगर हम हैंडल कर लेते हैं, then probably we will be able to avoid getting into that stage where you are able to overcome that anxiety, or you're not going into anxiety in the first place. And like Aarti ji was saying, if you're living in the present, that's the way it is supposed to be. Agar if you're living in your past, you are living in fear. If you're living in your future, you're living in anxiety. So the best thing to do is, आज क्या है मेरे पास, what is it that I can do to handle myself today? If you're able to do that, then you will be sorted. बहुत बड़ी बात है कि हम लोग परिस्थितियां गुजर जाने के बाद भी उसी चीज़ के अंदर घुसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा तनाव में लेकर जाता है। वो स्ट्रेस तो शायद हो सकता है कि एक दर्जे तक ठीक भी रहे, लेकिन वो वक्त गुजर जाए, वो हालात गुजर जाएँ, वो समय गुजर जाए, उसके बाद में भी आप उसी चीज़ के अंदर, उसी परिस्थिति में घुसे हुए हैं, तो मान के चलिए कि अब आप तनाव के अंदर हैं। तो मंजिल पहुँचने के बाद में भी अगर आप उस वज़न को लादे रखते हैं, तो वो तो कहीं न कहीं आपको वज़न महसूस करवाएगा ही। तो मंजिल तक पहुंचने के बाद में ऐसी परिस्थितियों को हटा देना ही बेहतरीन होता है। और जैसे निश्चित जी ने बड़ी एक अच्छी सी बात जो यहाँ पर ये कही है कि हमें जो वर्तमान वाली जो बात जिसका जिक्र आरती जी ने भी किया था कि हमें चीज़ों को वर्तमान के नज़रिए से देखना होगा कि वर्तमान में चीज़ें हमें किस तरह से प्रभावित कर रही हैं और कैसे उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम जिसको बदल सकते हैं वो वर्तमान है। जो बीत गया है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर वर्तमान को हम सही ढंग से जिएंगे, उस ज़मीन पे, इस पुख्ता ज़मीन में सही ढंग से पाँव रखेंगे, तो आप देखिएगा कि आप अच्छे से बहुत दूर तक जा सकते हैं। और जैसा निसरीन जी ने कहा कि परिस्थितियाँ गुजरने के बाद में, हालात गुजरने के बाद में वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, परिणाम जैसे भी होंगे वो होंगे, क्योंकि कर्म होने के बाद में आपके पास से परिणाम को तय करने की क्षमता नहीं बचती है। क्षमता बचती है सिर्फ उस परिणाम को भोगने की। तो जब हम कर्म कर लिया और उसके बाद में पछताएं, तो फिर कोई इतना फायदा होने वाला नहीं है। फिर तो परिणाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन जी। ऋचा जी, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। आप एक अकादमिक जो बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई एक प्रिंसिपल भी हैं। आप बच्चों से बहुत रूबरू होती हैं। और आजकल बच्चों में एक बात देखने को जो मिलती है, अक्सर जो सुनने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं सुनने को मिलता था, कि वो से स्ट्रेस में हैं, ये एंजाइटी में हैं, ये डिप्रेशन में हैं। इस तरह की टर्म्स बहुत सारी बच्चों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें कितना सच है या कितना जो ओवर थिंकिंग जो की जा रही है, ये तो आप एक प्रिंसिपल हैं, आप ही ज़्यादा जानती हैं हमसे। मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये जो जानना चाहूँगा कि अगर ये सच्चाई है इस बात के अंदर, हम मान लेते हैं कि इस बात में उतनी ही सच्चाई है, तो पेरेंट्स को ऐसे क्या-क्या जो टिप्स कहें, टूल्स कहें, क्या-क्या तरीके अपने जीवन में शामिल करने चाहिए, परवरिश में शामिल करनी चाहिए, जिससे इससे स्ट्रेस को, इस एंजाइटी नामक जो राक्षस कहीं, जो भूत कहीं, जो कि उन्हें परेशान कर रहा है, उससे उन्हें बचा सके। कृपया मार्गदर्शन करें। जी, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज बच्चे जो हैं वो हमारी यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन हमारी जितनी सुदृढ़ होगी, उनका मानसिक विकास जितना अच्छा होगा, उतना ही देश की तरक्की और बाकी सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर जीवन में किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, ये डिपेंड करता है उनका इमीडिएट सराउंडिंग किस तरीके की है। और जब हम इमीडिएट सराउंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें उनका फैमिली एनवायरनमेंट, उनका कल्चर, घर में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बच्चों के ऊपर किस तरीके के प्रेशर्स हैं, बिकॉज़ हम समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्री में, हमारे कल्चर के नाम पर, रूल्स रेगुलेशंस के नाम पर, बच्चों को फ्रीडम और एक्सप्रेशन ना देने के नाम पर ऐसे तनाव या फियर या थ्रेट्स डेवलप हो जाते हैं
कि बच्चे इनसिक्योर्ड फील करते हैं और ये इनसिक्योरिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके इमोशनल इम्बैलेंस का कॉज बनती है। तो जब मैं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की बात करती हूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा-सा मैं समाधान पे भी बात करना चाहूँगी कि घर का वातावरण एक बहुत लव ओरिएंटेड होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों की किस लेवल पे खाली नीड्स पूरा कर रहे हैं, वो एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमें बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस तरीके की चीज़ें चाहिए हैं, उनकी सारी नीड्स को पूरा कर देना अगर हम अच्छी पेरेंटिंग समझते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत एक राइट अप्रोच है टुवर्ड्स पेरेंटिंग। बच्चों के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप उनको एज स्पेसिफिक किस तरीके की सपोर्ट दे रहे हैं, उनके छोटे-छोटे एफर्ट्स को किस तरीके से एप्रिशिएट कर रहे हैं, because child shows what he grows with it. So if children grow with love, they feel very secure. If they grow with fear, they start developing inferiority complex. तो ये जो प्रेशर्स आते हैं, जैसे छोटे 1-2 एग्जांपल्स मैं दूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपने ड्रीम्स का प्रेशर डालते हैं। बच्चे अभी कैसा कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनके लर्निंग ग्राफ्स क्या हैं, उसको बिना सोचे-समझे ही हम सोचते हैं हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ट्यूशन का बहुत प्रेशर है, एक ट्यूशन का एक पूरा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो चुका है कंट्री में। तो अगर बच्चा 2:30 बजे, 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक स्कूल से पहुँच रहा है और उसके बाद वो ट्यूशन जा रहा है, तो उसकी लाइफ में बचा क्या करने के लिए? उसके बाकी टैलेंट, उसके पैशन्स, उसकी सारी चीज़ों को हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे घर में खुशनुमा कौन-सी चीज़ें हैं, हम किस तरीके के पेरेंट हैं, अपने बच्चों में किस तरीके के टैलेंट्स को हम डिस्कवर कर रहे हैं, उनको किस तरीके के स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से खाली प्रेशर एग्ज़ामिनेशन और करियर को ना लेकर अगर पेरेंट्स ये सोचना शुरू करें कि हम कैसे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएँ, किस तरीके से हम बच्चों को ये सिखाएँ कि बेटा सक्सेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यू शुड बी लिविंग अ फियरलेस लाइफ़। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ़ में, जीवन में आप हर चैलेंज को बहुत खुशी से, संयम के साथ, पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए स्कूल्स में लाइफ़ स्किल्स को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ सकें, क्योंकि परिवारों में एक बहुत डिक्टेटोरियल पेरेंटिंग का एनवायरनमेंट होता है। तो ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स के प्रेशर्स हैं, वही बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन लाते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो शायद हमें हर समय ध्यान रखना है, कंपैरिज़न किल्स द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। वी कीप कंपेयरिंग सिबलिंग्स, बच्चों हम अपने घर में ही 2 बच्चों को कंपेयर करते हैं कि देखो बड़ा भैया तो बहुत अच्छा कर रहा है, छोटा बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा है। बगल के जो बच्चे हैं, अड़ोसी-पड़ोसी में जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तुम्हारे रिज़ल्ट्स क्यों खराब हैं? उनका बच्चा तो ये जो एक कांस्टेंट कंपेयरिंग है, ये बच्चों में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। तो आई थिंक बच्चों को कंपेयर ना किया जाए, उनको एक्सीलेंस के लिए प्रमोट किया जाए और जो भी सपोर्ट घर में चाहिए है, वो टाइमली सपोर्ट, एप्रिसिएशन, उनके प्रोसेस को एप्रिशिएट करते हुए आई थिंक अगर परवरिश की जाए, तो कुछ बिंदुओं को शायद हम अपनी पेरेंटिंग में चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आपने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ पर उठाया है। आपने एक जिस तरह से मुझे कहा कि पेरेंटिंग करते वक़्त हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे कोई एटीएम मशीन नहीं हो रहे हैं। उन्हें हमारी जो प्रायोरिटी है वो तय करनी पड़ेगी, हमें उन्हें बेहतर इंसान बनाना है। हमें बच्चों को सिर्फ़ इसलिए तैयार नहीं करना है कि आने वाले समय के अंदर वो अच्छे बन जाएँ। उनके नज़रिए में अच्छे बन जाएँगे और अच्छा पैसा कमाएँगे। अच्छा पैसा कमाना अच्छा इंसान होने का गवाही नहीं है, वो उसका सबूत नहीं है। अच्छा पैसा कमाना सिर्फ़ इसलिए है कि उसके सर्वाइवल अच्छा बनता है और अगर आपका मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे और आने वाले समय में अच्छा पैसा लाकर हमें देगा, तो उससे बेहतर ये होगा आप किसी शेयर बाज़ार में पैसा लगाएँ या फिर कोई भी ऐसी लैंड खरीद के रख दें जिसमें आप उतना पैसा लगाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, शायद आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। बच्चों की परवरिश करते वक़्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे मनुज हैं, मानुष्य हैं और उनकी ज़िम्मेदारी इस मनुष्यता को समृद्ध करने की है। और जहाँ पर ज़िम्मेदारी मनुष्यता को समृद्ध करने की हो, तो जो बाय प्रोडक्ट जिसे हम धन कहते हैं, जिसे हम लोग फ़ाइनेंस कहते हैं, उसको सेकेंडरी लेना होगा। पहले ये देखना होगा कि क्या ये बच्चा समाज की समृद्धि के में काम आने वाला है कि नहीं? क्या इन सभ्यता को और समृद्ध करेगा या नहीं? क्या रिश्तों को समझ पाएगा या नहीं? क्या दर्द किसी का समझ पाएगा या नहीं? ये समझना हमें पड़ेगा और साथ-साथ में एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ऋचा जी ने कही कि हम बच्चों को शुरू से आकार देना शुरू कर देते हैं कि ये करना है, वो करना, तो कहीं न कहीं ओवरबर्डन हो जाता है। तो ओवरबर्डन होने से बचाइए, उन्हें आधार देने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें,
बेहतर करें, हम आपके साथ में हैं। मुझे लगता है कि शायद जैसे ऋचा जी ने कहा ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। और कंपैरिज़न करना तो मेरे ख्याल से हमारे सारे एक्सपर्ट इस बात को सहमत होंगे, कंपैरिज़न करना गलत है। जब हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, सब छोटी-बड़ी हैं, तो कोई भी चीज़ किसी दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकती। फिंगरप्रिंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो एक-दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो काबिलियत भी मैच नहीं कर सकते। कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह हम लोग ऊपर-नीचे ज़रूर होंगे। तो हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए इस बात के लिए कि वो अपना जीवन, अपनी खुशी और अपनी ऊँचाई, अपना आसमान खुद चुन सकें। आप ये कोशिश करें कि वो ये जान सकें कि क्यों वो करें। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो रास्ते खुद ब खुद निकाल लेंगे। डूबते हुए इंसान को तैरने की बातें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप हाथ-पाँव मारने लग जाता है और वो देखता है किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा ही लेता है। वैसे बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आगे बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋचा जी, बहुत आपने हमें आई ओपनर जिन थॉट्स कहते हैं वो हमारे साथ में रखे, हमें बहुत प्रणाम करता हूँ आपको मैं। और एक बार फिर से मैं रूबरू होता हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई आरती जी से। और आरती जी, अगला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं एंग्जायटी की और हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस लोग लेते हैं कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो चीज़ों के प्रति लापरवाही बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हम ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। तो रिजल्ट भी आते हैं और हम लोग फ़ोकस्ड भी रहते हैं, डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं। अक्सर ये बात सुनने को मिलती है। तो मैं आप पे ये जानना चाहूँगा आपके ज़रिए कि वो स्ट्रेस, वो एंग्जायटी जो कि परेशानी की तरफ हमें लेके चला जाता है, जो हम बीमारी की तरफ लेके जाता है, उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? उसको हम उससे कैसे डिस्टिंग्विश करें कि भैया ये वाला स्ट्रेस तो सिर्फ़ हमारी ग्रोथ वाला स्ट्रेस है और ये वाला जो स्ट्रेस है, ये हमें परेशान करने वाला बीमारी की तरफ लेकर जाने वाला है। मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया है सुनील जी आपने। स्ट्रेस और एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे कि अभी शिरीन जी ने भी कहा कि दोनों भी स्ट्रेस हमें यूज़फुल भी होता है, लेकिन अगर हमने उसे यूज़फुल वे से लिया तो। जैसे अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है और मुझे वो आ नहीं रहा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्ट्रेस लूँ या मतलब फ्यूचर में उसका आउटकम क्या होगा उसके बारे में सोच-सोच के मैं स्ट्रेस लूँ, या फिर मैं उसमें सॉल्यूशन लूँ। तो अगर मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, तो मैं उसमें सॉल्यूशंस ढूँढना स्टार्ट करूँगी और मुझे सॉल्यूशंस मिलेंगी। लेकिन अगर मैंने वो सॉल्यूशंस नहीं ढूँढे, तो मुझे स्ट्रेस, अगर मेरा बिहेवियर स्ट्रेस वाला होगा, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, वो ऐसे एक दिन में नहीं बनता है। हमारा बचपन से जो भी हमारे ऊपर माइंड में मेंटल कंडीशनिंग हुई है, उससे हमारा बिहेवियर बनाया है। तो ये बहुत ही मैटर करता है रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो अगर आपका बिहेवियर पैटर्न स्ट्रेस लेने वाला है, वो भी ना कि पॉजिटिव वे से, नेगेटिव वे से लेने वाला है, तो और आपने उसको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया, अनट्रीट रखा, तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपको छोटी-छोटी बातों में भी आपको एंगर आना स्टार्ट हो जाएगा। जरा सा किसी ने कुछ कहा, आपको दिल से बहुत हर्ट फील होगा और सामने वाले को आप ओवर रिएक्ट करके, मतलब छोटी सी बात है, सामने वाला बोलेगा, अरे यही बात आप शांत शब्दों में भी मुझे समझा सकते थे या बोल सकते थे कि मुझे बहुत मुझे बहुत आपने ओवरबर्डन किया है। नॉर्मल वे से आप बता सकते थे, लेकिन वो नॉर्मल वे से नहीं बताएगा इंसान, वो आपको ओवर रिएक्ट करके ही बताएगा। उसका एंगर बर्स्ट होगा, हमेशा छोटी सी बात को भी लेके वो बहुत ही ज़्यादा एंगर में रहेगा। उसको आप सेकेंड थिंग, उसका ये भी पैटर्न होता है कि जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था कि रिलेशनशिप में हम कैसे मैनेज करें, अभी थोड़ी देर पहले वो भी सवाल आया था। तो अगर स्ट्रेस और एंजाइटी पॉजिटिव वे से नहीं ली, तो फिर क्या होता है, अपोजिट पार्टनर पे बहुत ज्यादा बर्डन आना स्टार्ट हो जाता है। जो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाता है पार्टनर, तो वो अपोजिट पार्टनर पे बहुत एंगर बर्स्ट करना स्टार्ट कर देता है, ब्लेमिंग हो जाता है। वो हर जो स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाता है, वो सामने वाले को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है। और जब सामने वाले को पता है कि ये पर्सन ये काम इस तरीके से कर सकता है, बट जो स्ट्रेस और एंजाइटी वाला बंदा है, उसका वो बिहेवियरल पैटर्न है, वो इसको समझ नहीं पाएगा। उसको लगेगा आई एम नॉट कैपेबल इनफ, या फिर मुझे ओवरबर्डन किया जा रहा है, तो वो सामने वाले को बैक आंसर्स करेगा, उससे झगड़ा करेगा, उसको ऐसा नीचा दिखाएगा कि उसको लगेगा कि वो जो बंदा है उसको ठीक से बात कर रहा है, उसको लगेगा ही इज द पर्सन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली बहुत ज्यादा, तो आपके घर में अगर छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, कोई भी अगर पेरेंट या कोई भी ऐसा बंदा आपको कुछ ठीक से बता रहा है और सामने वाला ओवर रिएक्ट कर रहा है, आपको नहीं
रिस्पेक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो बंदा स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार हो चुका है। और आपको उसको या तो घर में ही आप ट्रीट करना है तो कर सकते हैं, आपको थोड़ा पॉजिटिव वे से लेना है, उसको थोड़ा डिसिप्लिन वे में लेकर आना है। ये करने के लिए वो बंदा बिल्कुल रेडी नहीं रहेगा, बिकॉज उसका मेंटल कंडीशनिंग अलग तरीके से हुआ रहेगा। तो आपको अगर खुद को वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, यू हैव टू गो टू द एक्सपर्ट एंड टेक द एडवाइस पर्सन, मुझे कहना है। और मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती जी हूँ जो जरूर मैंने स्ट्रेस एंड एंजाइटी पे लिखी है। मतलब रिसेंटली 2019 में जब मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था, कुंडलिनी अवेकनिंग, तो 2017 से प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था, तो मेरा एक ऐसा हुआ था कि सबकॉन्शियस में मतलब मैं कोई भी एनर्जी से कनेक्ट कर लेती हूँ तो मुझे वो कविता के फॉर्म में आ जाता है। तो शाम को मैं जस्ट बैठी थी रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो जी। मुझे उससे एक कविता आई है, तो आई एम नरेटिंग दैट। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दैट इज द फियर, वो हमें कहता है, मैं हूं एक डर जाना अनजाना सा, मैं हूं एक डर जाना अनजाना सा, आता हूं जाता हूं, आता हूं जाता हूं, बुलाते हो तुम ही मुझे, बुलाते हो तुम ही मुझे, फिर कोसते भी हो तुम ही मुझे। मैं तो अपना काम हूं करता, पर न जाने क्यों आप करते हो नफरत मुझसे, पर न जाने क्यों आप करते हो नफरत मुझसे। जानना चाहते हो क्या है राज मेरा, जानना चाहते हो क्या है राज मेरा, तो बताता हूं मैं वो आज आपसे। तुम ही हो मेरे जन्मदाता, तुम ही हो मेरे मरण दाता, जब तक अनजान रहते हो अपने ही तुम हुनर से, जब तक अनजान रहते हो अपने ही तुम हुनर से, तब तक पीड़ित रहते हो तुम मुझसे, तब तक पीड़ित रहते हो तुम मुझसे। पर जब ठान लेते हो तुम, पर जब ठान लेते हो तुम, अब उसी क्षण में होने लगता हूँ दूर तुमसे, फिर मैं भी मदद करता हूँ, फिर मैं भी मदद करता हूँ, अपनी ही भावनाओं के स्तर को ऊंचा तुम हो उठाते, अपनी ही भावनाओं के स्तर को ऊंचा तुम ही हो उठाते, अपनी कमजोरी को जानने हो लगते, अपनी कमजोरी को जानने हो लगते, करते हो मरम पट्टी उस पे, करते हो मरम पट्टी उस पे, फिर निखर के कहते हो तुम, फिर निखर कर कहते हो तुम भी, मैं तो कभी दुखी था ही नहीं, मैं तो कभी दुखी था ही नहीं। खुशी ही मेरा अस्तित्व है, बस उसे ही मेरा पाना मेरा धर्म है, खुशी ही मेरा अस्तित्व है, बस उसे ही पाना मेरा धर्म है, अपनी धर्म को कर्म समझकर निभाऊंगा मैं हर पल खुशी में रहकर, अपनी धर्म को कर्म समझकर निभाऊंगा मैं हर पल खुशी में रहकर, फिर क्या होगा डर, फिर क्या होगा डर, या फिर क्या होगा जुल्म मुझ पर, क्योंकि ईश्वर ही बसता है मुझ में हर पल, क्योंकि ईश्वर ही बसता है मुझ में हर पल, वही करता है सब मेरा दुख दर्द दूर हर पल, वही करता है सब मेरा दुख दर्द दूर हर पल, मैं तो हूँ बस निमित्त मात्र, मैं तो हूँ बस निमित्त मात्र, करता हूँ प्रणाम उस ईश्वर को, करता हूँ प्रणाम उस ईश्वर को, बस यही कहना है मुझे आप सबको, बस यही कहना है मुझे आप सबको, हो कोई भी दुख दर्द, हो कोई भी दुख दर्द, निभाते रहना अपना ही धर्म, सच्चाई और ईमानदारी और ईश्वर का साथ, सच्चाई और ईमानदारी और ईश्वर का साथ बनाएगा आपको खुश हर पल, फिर क्या रहूंगा मैं डर, फिर क्या रहूंगा मैं डर तुम में कभी, क्योंकि मैं तो कभी था ही नहीं, मैं तो कभी था ही नहीं। थैंक यू बहुत वेरी सुंदर, मच। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। कविता का वाचन आपने यहाँ किया है। वो आपके साथ मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है, कविताएं भी सुंदर सुंदर सुनने को मिल जाती हैं, बाकी समाधान थैंक यू समाधान तो मिलते ही मिलते हैं। देखिए दर्शकों, थैंक तो आरती जी की जो बातें कही कविता के जरिए बहुत स्पष्ट हो गया है, जिस अगर डर नाम की चिड़िया की अगर हम बात करें तो उसकी जान हमारे भीतर ही बसती है। अगर हम चाहें तो उससे उसकी जान ले सकते हैं, उसे खत्म भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसको अपने अंदर से पलने पनपने भी दे सकते हैं। ये सारी इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम आखिर अपने आप से चाहते क्या हैं। ये उस अंधेरे की तरह है जो चिराग के ना जलने की स्थिति के अंदर पैदा होता है। आप अपने भीतर का जो चिराग है वो जलाइए, आप देखेंगे कि सारा अंधेरा चला गया है। अंधेरा सिर्फ इस बात की गवाही देता है कि आपने अपने भीतर का चिराग नहीं जल है। तो ये अपदीपो भव वाली स्थिति आ गई है। अब हमें अपने आप को
संभालना होगा, अपने आप को समझना होगा, तभी हम देख पाएंगे। एक बात जो कही हमारे साथ में जुड़ी आरती जी ने, कि कई बार ये भी देखने को जो मिलता है कि हमारे परिवारजनों को, परिजनों को, दोस्तों को भी इस बात की खबर नहीं होती है। और इसका मैं आगे की बात के लिए निसरन जी की तरफ बढ़ूंगा कि हमें खबर ही नहीं हो रही। वो मीर साहब का वो शेर है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो बड़ी होती है, हम घर के परिवार के आसपास ही जो लोग होंगे तो लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल बात है, इसकी तो आदत ये ऐसी है, इसका तो व्यवहार ही ऐसा हो। लेकिन वो लोग जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हें देख के लगता है कि नहीं, इनका जो हालात है, इनका जो तरीका है, व्यवहार है, वो सही नहीं है। तो ये परिजनों के लिए भी एक संदेश यहाँ से आरती जी के जरिए गया है कि हमें भी समझना होगा, थोड़ा-सा टाइम देना होगा और ये देखना होगा क्या उनके व्यवहार में वाक़ई इतना ज़्यादा परिवर्तन है जो कि आम व्यवहार नहीं है। अगर वो आम व्यवहार नहीं है तो हमें उसके ऊपर बंदिश लगानी होगी और उसको लेके कहीं न कहीं इलाज के लिए कहें या चर्चा के लिए जाना ही होगा। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो यहाँ पे आरती जी ने खड़ा किया, निसरन जी से लिया जाना चाहिए। निसरन जी, अगर ऐसी स्थिति हो कि पेरेंट्स खुद ही जज नहीं कर पा रहे हों या फिर आस-पास के लोग जो जज नहीं कर पा रहे हों कि भई उन्हें लग रहा है कि नहीं ये तो आम बात है, इसकी तो व्यवहार ही ऐसा है, तो गुस्सा करता ही है, ये गुस्सा करती ही है, ये तो इरिटेट होता ही है, इरिटेट होती है। इस तरह की अगर स्थितियाँ आ रही हों, तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट करें और फिर उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? मैं परिजनों की बात कर रहा हूँ, आस-पास के लोगों की जो बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों से बाद में बात करेंगे। पहले अपने तो लोग साथ दें, वही साथ नहीं देंगे, वही पहचानेंगे नहीं तो फिर दूसरी बातें कैसे होंगी? जी, निसरत जी। इतना इतना खूबसूरत ये सवाल है, यू नो, द रीजन बीइंग आज हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, वी आर ऑल सो बिजी इन आवर ओन लाइव्स दैट यू नो हम अपने अपने घर में जो लोग रहते हैं, whether it is your mother, your father or your children, we don't have the time to understand or see whether there is any change in their behavior. हम लोग लेबल कर देते हैं, अरे इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, अरे ये तो ऐसे ही करेगा या करेगी, यू नो। और उसको लेबल करने के बाद हम लोग उसको बोलते हैं उसको छोड़ दो, वो ऐसे ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। जब हम ही सबको राइट ऑफ कर लेते हैं कि उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसको कुछ there's no way of helping that person, then how is that person going to get out? वो एक जब वो एंगर होता है, जब उसका थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है in their behavior, that is a way of asking for help from your loved one, कि देखो मुझे, I am going through something, मेरी तरफ नजर करो, मेरी तरफ ध्यान दो, you know, this is asking for help. But what happens, we are so engrossed in our life, we want to have a social life, we want to be watch television or you know be on social media. इसके अंदर हम लोग इतने engrossed हो गए हैं कि we don't have the time to understand that this person is going through something, and then you know last resort क्या होता है, okay ये ऐसा करता है, let's take them to therapy, let's take them to this. पहले जमाने में ऐसा थोड़ी ना होता था. We had time with the family, we used to sit, we used to discuss कि आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ वो हुआ. तो इस तरह से एक एक बॉन्ड, एक कनेक्शन भी होता था, एक फीलिंग होता था कि yes you know this is the way life is for everybody. और फिर हम लोग भी एक दूसरे के लाइफ में थोड़े से ऐसे तो इन्वॉल्व होते थे. आज प्राइवेसी के नाम पे हर एक person wants to have their own privacy, but if in doing that what is happening, we are not able to really enjoy life, because हम लोगों को क्या लगता है जो बाहर से जो दिखता है वही हम एंजॉयमेंट है. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम लोग एक what shall we say, एक स्टोरी बनाते हैं अपने जो भी इवेंट्स होता है, लाइक किसी के साथ कुछ हुआ तो हम एक स्टोरी बना देते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है. हम लोगों को वी कैन नॉट गो इनटू समबडीज माइंड एंड सी कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, बट बिकॉज दैट पर्सन इज डूइंग वन एक्स वाई जी थिंग, हम लोग ने एक स्टोरी क्रिएट कर ली, अच्छा ये होगा इसीलिए दैट पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट. बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो एंड आस्क दैट पर्सन व्हाट इज गोइंग ऑन. और कुछ नहीं तो just go and spend some time, sit next to that person, hold their hand, ask them is everything okay, why is it that you're doing this. लेकिन हम लोग के पास टाइम कहाँ होता है आजकल this you know. So for that reason we all need to go do a detox,
वी नीड टू हम लोग डिटॉक्स डाइट के ऊपर जाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए. We need to have an emotional detox where we need to get away from all these things and spend time with our loved ones and make them understand that okay, this is what just like the other person doesn't understand. अपनी भी तो ड्यूटी होती है कि हम जाके बोले कि मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों को भी पता नहीं होता है कि वी हैव दिस, बट देन जब भी हम लोगों को थोड़ा सा भी लगे कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, go and reach out to people, talk to your loved ones and tell them. अगर loved ones घर के लोग नहीं, then have friends, go and speak to them, and I'm sure things will be able to sort itself out. बड़ी बात कही कि हमें अपनों से बात करनी पड़ेगी, उनसे वो राब्ता रखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि किस तरह से समस्याएं उसके जीवन के अंदर शामिल हो रही हैं, और हम नहीं अगर उनसे बात करेंगे तो किस तरह से ये बातें सुलझने की बनाएंगे. तो हमें कहीं न कहीं एक कंटिन्यूटी, कहीं एक कनेक्टिविटी, कहीं अपनों के साथ में रखनी पड़ेगी. मुझे लगता है कि जैसे निश्चित ने जो बात की उसके मायने कुछ इस तरह से निकलते हैं कि एक कहीं भी क्वालिटी टाइम कहीं वो हमें फिक्स ही कर लेना चाहिए कि इस वक्त हम डेली बात करेंगे, ऐसे चर्चा करेंगे, तो उससे कहीं न कहीं अगर ऐसा कहीं कोई चीज़ें आ रही हैं तो उनको समझा भी जा सकता है. और एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात ये जो निश्चित जी के ज़रिए यहाँ पर निकल के आ रही है, जिसका आरती जी ने भी ज़िक्र किया था कि हमें चीज़ों को लाइट लेने की लाइट लेना, लेकिन बदलते कोई भी ऐसा टॉक्सिक अगर हमें व्यवहार नज़र आ रहा है कि लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो उसके साथ में हमें गौर करना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ़ क्षणिक है या फिर ये जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है? कोई चीज़ अगर एक ही बात बार-बार में रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर हमें ऑब्ज़र्वेशन रखना ज़रूरी है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको खुल के संवाद करना होगा, बात करनी ही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है. जब तक आप तह में नहीं जाएँगे, जब तक आप जड़ में नहीं जाएँगे, फूल पत्तियों को काटने से और जो दरख्त हैं वो पेड़ को कटने वाला हो जाइए, समझिए, बातें कीजिए, आप देखिएगा बहुत सारे समाधान आपको उन्हीं बातों के ज़रिए मिल जाएँगे. और सबसे बड़ी बात कई बार तो ये होती है कि लोगों को संवाद करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं. तो संवाद जारी रखें, आप देखिएगा बहुत अच्छे और समृद्धि देने वाले रिजल्ट्स आपके पास में आएँगे. ऋचा जी, आपकी तरफ आऊँगा. हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल समापन की तरफ बढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि लगता है क्या है कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बच्चों के दिमाग पे बड़ा प्रेशर भी होगा. फरवरी तो गया ही है, मार्च और फिर कभी होम एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, बड़ा तनाव रहता, लगता है पूरी साल का जो रिज़ल्ट अब निकल कर आने वाला है. तो रिज़ल्ट निकल कर आने की जब संभावनाएँ होती हैं और जब चर्चाएँ होती हैं, तो आप मानिए चलिए परीक्षा से जितना डर नहीं लगता, उससे कहीं ज़्यादा डर हमें उस रिज़ल्ट का लगता रहता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, चाहे एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिना एग्ज़ाम दिए ही जो रिज़ल्ट का डर हमारे जीवन में शामिल हो जाता है, उससे बच्चे कैसे दूर करें, माता-पिता कैसे उन्हें परवरिश दें? क्योंकि आप एक अध्यापक के पेशे से भी जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल हैं, और आप एक लंबा-चौड़ा अनुभव है शिक्षिका के नाते, तो मार्गदर्शन करें कि वो जो एग्ज़ाम हमने दिया ही नहीं है, उसका स्ट्रेस कहें, उसका तनाव कहें, कैसे खत्म करें, कैसे अपने आप को उन एग्ज़ाम के लिए तैयार करें? जी, आई थिंक सब बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज़ फ़रवरी एंड मार्च में जैसे आपने कहा कि अभी होम एग्ज़ाम्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो आई थिंक इस पे तो बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करूँगी. एक होती है एग्ज़ाम के जस्ट पहले की तैयारी, और एक होती है पूरे साल आपने क्या किया. किसी भी चीज़ को अगर आप पूरे साल डिवाइड नहीं करते हैं, अगर आप उसको आपने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, तो डेफ़िनेटली एग्ज़ाम के टाइम पर आपके अंदर एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस दोनों के लेवल्स बहुत हाई होंगे. तो मेरी इसमें 3 बातें हैं कि एक तो सबसे पहला है कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं या रोट लर्निंग में जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इंग्लिश होती है, उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है. तो स्कूलों से, पेरेंट्स से मेरा निवेदन यही है कि सबसे पहले बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस भाषा में उन्हें एग्ज़ाम देना है या जिसमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं. जनरली बच्चे रटते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हैं. इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि क्लास में अटेंशन बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि क्लास में अगर बच्चे अटेंटिव हैं, आई नो कि शॉर्ट स्पैन होता है हमारी मेमोरी का, हम बहुत लंबे समय तक नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अगर क्लास एनवायरनमेंट में एक जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों का और अटेंटिव हैं बच्चे क्लास में, तो उनका 80% सिलेबस वहीं रेडी हो जाता है। बाद में आपको 2 घंटे आके बस घर में उसको प्रिपरेशन करना है, हर सब्जेक्ट को आधा घंटा देना है। तो अगर आपकी जीवन शैली एक रेगुलर सेल्फ स्टडी मेथड से गुजर रही है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर एग्जाम्स का कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, आप हमेशा रेडी रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत लास्ट मिनट रिजल्ट का स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उसमें एक अनसर्टेनिटी रहती है कि क्वेश्चन पेपर पता नहीं किस तरीके का आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया। जैसे हम लोग भी बीइंग एन एडल्ट, अगर हम एक नई जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए हमारे माइंड में भी रहता है कि पता नहीं ये जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो जहाँ पर भी परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट की बात आती है, वहाँ पर स्ट्रेस एक बहुत नेचुरल लेवल का होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो ऑटोमेटिकली आता है, एडल्ट्स में भी आता है, बट उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं वो आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी जो इसमें है वो है सेल्फ स्टडी, कि हम रेगुलरली कितना टाइम अपनी एकेडमिक्स को देते हैं, किस तरीके का प्रेशर है। मतलब मेरा सजेशन ये है कि जीवन में आप कुछ करें ना करें, बट ये हमेशा करते रहिए जो चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो पढ़ना हो, वो म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, आपको लोगों से बातें करना अच्छा लगता हो, सोशलाइज़ेशन अच्छा लगता हो, कुकरी अच्छी लगती हो, जिन चीज़ों से भी आपको जीवन में शांति मिलती है, खुशी मिलती है, जिन लोगों के समकक्ष आपको अच्छा लगता है, उनके साथ रहना और वो एक्टिविटीज़ करते रहना। अब दूसरे फेज़ में हम आते हैं कि इमीडिएटली एग्ज़ाम्स के पहले क्या किया जा सकता है। तो जनरली पूरा एक 360 डिग्री टर्न हो जाता है, पूरा हम शेड्यूल बदल देते हैं, रात को 2 बजे पढ़ रहे हैं या सुबह फिर 3 बजे जाग गए। आपको अपने शेड्यूल में, अपनी दिनचर्या में कोई भी मेजर परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हों या आईसीएसई के एग्ज़ाम्स हों, उनमें इतना गैप रहता है कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन ना किया हो, वो भी उन गैप्स में 6 डेज़, 7 डेज़ में एक बहुत अच्छा क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको लेट नाइट जागना, बिकॉज़ जैसे आरती जी अभी कह रही थी कि सोना आपकी दिनचर्या का, आप कितने आवर्स रेस्ट कर रहे हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है। तो दिनचर्या में कोई बहुत मेजर परिवर्तन लाना है, अच्छा खाएँ। मैंने देखा है बच्चे एंग्ज़ियस हो जाते हैं, खाने को किनारे कर देंगे, नहीं मम्मी अभी नहीं खाना है, अभी भूख नहीं लग रही है, या इग्नोर करेंगे, ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपके फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दोनों को बढ़ाता है। इसके अलावा आप कोशिश ये करिए कि घर में जो भी पेरेंट्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बच्चों को सपोर्ट दीजिए। उनको लास्ट मिनट ये नहीं कि आप ये नहीं कर पाए तो ये तैयारी क्यों नहीं की, तो साल भर तुमने क्या किया? उस समय जो भी राइट अमाउंट ऑफ केयर है, चाहे वो खाने से लेकर हो, सोने से लेकर हो, इवन शाम को गेम्स खेलना, मतलब लोग सोचते हैं गेम्स में खेलना कौन सोच सकता है? मुझे लगता है नहीं, डेफ़िनिटली आप अपने शेड्यूल को ऐसा बनाइए कि आप शाम को अपने लिए 1 डेढ़ घंटा, आपको टीवी वॉचिंग कुछ भी अच्छा लगता है या खेलना है, वो करिए। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी रेगुलर 3 घंटे, 4 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड पढ़ाई जो है वो 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 घंटे के बाद आप कम से कम हाफ एन आवर का गैप लीजिए और उस हाफ एन आवर में वो सब करिए जो आप करना चाहते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर्स होते हैं, उनको फ़ोकस करिए। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये नहीं है कि पूरी बुक, मैंने देखा है बच्चों को एक के बाद एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, फिर अचानक से 10th चैप्टर पे चले गए। तो बेबी स्टेप्स में पढ़ाई करिए। पहले एक चैप्टर को अच्छे से तैयार किया, फिर गैप लिया, फिर हमने थोड़े समय बाद दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया। तो मतलब एक सिस्टमैटिक, आप अपनी पढ़ाई के प्रति भी कितने अलर्ट हैं, कितने ज़्यादा आपके अंदर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हैं अपने शेड्यूल में, वो आपके रिजल्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट आई थिंक जो मेरा कहना है वो ये है, बिलीव इन योरसेल्फ। If you think you can do, you can definitely do. If you think you cannot, you definitely cannot. तो अपनी क्षमताओं पे, अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखना, क्योंकि जितना भी संसार में चीज़ें मूव करती हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के तहत ही मूव करती हैं। जो लोग कर पाते हैं, उनका माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी, उनका चीज़ों के प्रति रुझान, उनका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डेफ़िनेटली वो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी कर जाते हैं। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें, तो छोटी-सी चीज़ यही है
एक साधे सब सधे, और वो साधना जो है वो स्वयं को साधने की बात है। अगर हम स्वयं को साध लेते हैं तो हमारी दिनचर्या, हमारा रिलेशनशिप, हमारे जीवन की व्यवस्थाएँ, आई थिंक सब अपने आप एक नियमित रूप से, एक डिसिप्लिन रूप में चलती हैं। छोटे-मोटे स्ट्रेस जो हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करते हैं, हमारे प्रोग्रेस के लिए वो वर्क करते हैं, और उन्हें हमें बहुत क्रिएटिव वे में एक्सेप्ट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत सुंदर समापन आज के कार्यक्रम को आपने दिए है। कितनी सुंदर सी बात कही कि हमें एक डिसिप्लिन अपने जीवन के अंदर रखना पड़ेगा, अनुशासन। अनुशासन ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम सोचते हैं कि वो हमें बाँधता है, हमें अपने मन के लिहाज से नहीं करने देता है। क्योंकि मुझे लगता है या फिर एक आम बात जो थोड़ा-सा तजुर्बा जीवन में शामिल हो जाता है तो समझ में आती है कि अनुशासन बाँधता नहीं है, सँवारता है। अब सोच के देखिए अगर 7 सुरों से बाहर अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, तो आपका संगीत है वो सुरमय नहीं रहेगा और अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो आप असुर हो जाते हैं और आप ज़ाहिर-सी बात मान के चलिए कि असुर अगर आप होते हैं तो फिर आप समाज में बैठने की स्थिति के अंदर नहीं आते। तो इसलिए डिसिप्लिन होना बेहद ज़रूरी है और नीता जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर जो कही है कि निरंतरता ज़रूरी है ना? एक ही साथ में बहुत सारा करना ज़रूरी नहीं है और वो गलत भी है। बिल्कुल उसी तरह से कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग डेली 3 चपातियाँ खाते हैं तो एक दिन 30 चपातियाँ खाएँ, कोई दिक्कत नहीं है कि 10 दिन का काम हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो आपको जितना 3 चपाती खाना है, उनको डाइजेस्ट करना है, तब जाके वो आपके शरीर के लगेगा। तो ठीक उसी तरह से हम स्टडी की बात करें, कोई और चीज़ों की बात करें, उनको एक खाना भी होता है, उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना और फिर उसके ऊपर सोचना, विचार करना और अपने जीवन में आत्मसात करना, तब जाके वो आपके जीवन का हिस्सा बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने किताबों की बस आपने घोट-घोट कर पी ली और वो अब आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, वैसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको चाहिए कि आपको हर चीज़ लेनी जैसे कि बहुत सुंदर सा हमें एक समय तक ही बता दिया ऋचा जी ने कि 1.5 घंटे की एक सफिशिएंट आप स्टडी कीजिए, उसके बाद में ब्रेक लीजिए। कम से कम आधे घंटे का आप ब्रेक लें और उसके बाद में फिर से अगर आप करना चाह रहे हैं तो दोबारा करें। तो ये जो शेड्यूल है, अगर हम अपने जीवन में शामिल करेंगे तो हम बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओवर डाइट किए जा रहे हैं बस वही के ऊपर तो उससे आप ज़ाहिर-सी बात ओबेसिटी हो जाती है या फिर इंडाइजेशन हो जाता है, वैसा ही दिमाग के साथ में भी है कि ओबेसिटी हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा और आप अपने आप को तनाव से ग्रसित महसूस करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आपके ज़रिए इतनी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए निकल कर आती हैं। कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं सोचना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है दर्शकों को सवाल लेने पड़ेंगे वरना दर्शक नाराज़ हो सकते हैं। आप लोगों से गुज़ारिश है कि हम उन सवालों के संक्षिप्त से जवाब दें तो क्योंकि आपका अनुभव बहुत वृहद है। मैं पहला सवाल आरती जी से लेना चाहूँगा। आरती जी आपको से एक सवाल हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं शिवम मल्होत्रा। उन्होंने पूछा इनका ये कहना है कि ये नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। चीज़ों में नेगेटिविटी बहुत नज़र आती रहती है, उससे कैसे बचें? सही मतलब सवाल है। बहुत सारे हम लोगों को बोलते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये इतना ईज़ी नहीं है। जिन्होंने अपना लाइफ पैटर्न वैसा नहीं जिया है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। हम बोलते हैं अफ़र्मेशन करो, हम सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन सारे लोग ये नहीं अप्लाई कर पाते। इतने सारे सीक्रेट्स रिवील हैं, बट कोई भी उसका नहीं ले पा रहा है जो भी फ़ायदा है। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारा माइंड, मन, मस्तिष्क मतलब ब्रेन तो तैयार है। ब्रेन ये ऐसा इक्विपमेंट हमारी बॉडी में है जो मैनिफेस्ट 3D में जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रेन देने के लिए रेडी है। बट वो जो बीच में मन आ जाता है, जो बोलता है आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे मन नहीं करना है, अरे ये मैं करूंगा तो ये मेरे साथ गलत हो गया, तो अगर आज ये अच्छा बात कर रहा है, अरे इसने आज इस चीज से बात की लेकिन 2-3 दिन मतलब पहले तो इसने की नहीं। तो जब आपके मन को आदत हो गई है निगेटिव सोचने की, तो मैंने कितना भी उसको कहा कि अरे तुम पॉजिटिव सोचो, ये करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी है, आपने निगेटिविटी को इतना अपना मान लिया है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप तुरंत बदल जाओगे। तो आपको अगर बदलना है तो बस ये लीजिए, जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रहा है, टेक द एज इट इज। आज अगर आपके बंदे ने, आज एक पर्सन ने आपको कुछ बताया, तो उसके ऊपर बस आज के क्षण में उसने क्या बोला है उसके ऊपर आप काम कीजिए। पास्ट में मत जाइए कि क्या हुआ था। तो एज इट इज, टेक द सिचुएशन एज इट इज। उसमें जो आपको इनपुट डालना है आज के इस मोमेंट में उतना डालिए। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट मोमेंट में अगर कुछ सिचुएशन आता है उसको भी एज इट इज लीजिए। उस पे आपको उस मोमेंट में, उस क्षण में आपको जैसा रिस्पॉन्ड होना है करिए।
ऐसे कर करके धीरे धीरे आपका माइंडसेट अपने आप पॉजिटिविटी के लिए तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तब फिर आपको अफर्मेशन ये सब करने के लिए आपको फिर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारा जो कुछ भी है वो आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपका मन सशक्त हो जाएगा। तो पहला मुझे यही और मतलब मेन यही बताना है आपको कि टेक द पर्सन और टेक द सिचुएशन एज इट इज, लीव इन द प्रेजेंट मोमेंट। फिर पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, छोड़ दीजिए। ये अगर आप करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपका माइंड कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन में ये इंस्ट्रक्शन जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ब्रेन को भी लगेगा अच्छा अभी फॉर एग्जांपल गूगल में अगर मैं सर्च कर माइंड रिलेटेड तो मुझे रिकमेंडेड वीडियो वैसे ही आते हैं। तो वैसा ही ब्रेन का काम है। ब्रेन में अगर कंडीशनिंग जाएगी कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में ये बंदे ने ऐसे रिएक्ट किया है, तो नेक्स्ट मोमेंट में ब्रेन भी आपको वैसे ही केमिकल डोपामिन ये सब रिलीज करेगा और आपको पॉजिटिविटी अंदर से फील होना स्टार्ट हो जाएगी और आप अंदर से फिर खुद से पॉजिटिविटी में आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपको अपने आप सॉल्यूशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, बस चीजें रिपीट होने लग जाती है। बड़ा सबसे अच्छी जो बात कही वो वर्तमान में जीने की ही कही। निसृन जी, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। एक सवाल हमारे साथ में और भी आया है, श्री राधेश्याम जी हैं, उन्होंने ये जानना चाहा है कि इनको लगता है कि इनके साथ समस्या है, लेकिन ये अपने मम्मी पापा से भी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, तो वो इसे इग्नोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कैसे करें? आई वुड लाइक टू से कि ये एक टैबू सब्जेक्ट हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया में। तो ये है कि अगर मेंटल डिसऑर्डर या ये है अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है बिकॉज मुझे स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है, तो इमीडिएटली लोगों का नजरिया होता अच्छा ये पर्सन पागल है। ये बदलना जरूरी है, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होने वाला है। अभी जब पैंडेमिक हुआ था, बहुत सारे लोग they have started taking this very seriously. So what you can do is you can probably जो आर्टिकल्स होते हैं जो लिखा है आज, तो दीपिका पादुकोण also is a promoting डिप्रेशन के कैसा होता है, क्या होता है, how to deal with it, वो सारा भी. So if you can tell your parents that this और बहुत ज्यादा if you don't want to go too deep into it, you can just tell whatever your situation is as is कि मुझे ये होता है. डिप्रेशन और एंजाइटी का नाम मत लो. ये बोल सकते हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. If you're able to say even these simple things to your parents, they will be able to understand that there is a change in this person, and they will start looking at it. The most important thing is कि हम सामने वाले पर्सन को बदल नहीं सकते हैं, हमको खुद अपने आप को बदलना होगा. If I want peace of mind, I'll have to search for it within myself. That does not mean कि peace of mind बाहर नहीं है, होगा, लेकिन हमको एक स्टोरी क्रिएट करना पड़ता है कि व्हाट इज पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू मी, और उसके मुताबिक आई हैव टू स्टार्ट being that way, and that is when you will be able to find any kind of change in your surrounding. Agar if somebody is not listening to you and not giving any attention to what you're saying, if you get disheartened, then तुम ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा एंजाइटी फील करोगे. अगर कोई नहीं एनएलपी में एक बहुत अच्छा ये है कि अगर तुम एक ही चीज सेम तरीके से करते रहोगे तो सेम रिजल्ट्स मिलेगा. अगर तुमको डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो हमको डिफरेंट चीज करना पड़ेगा. हिंदी में भी सेइंग है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है. इट्स एज सिंपल एज दैट कि you have to communicate. The basis of all problems for anything is communication. हम लोग communicate नहीं करते हैं, and then we think, oh, this person doesn't want to listen to me, or this person is not listening to me, and they don't understand me. लेकिन मैंने communicate ही नहीं किया है, तो how will that person understand? जो राधेश्याम जी ने बोला है कि मेरे पेरेंट्स बिलीव नहीं करते हैं, उनको समझाओ
what exactly do you mean by stress and anxiety, because stress and anxiety बहुत wide subject है. उसको break it down into हम लोग एक रोटी एक साथ में तो नहीं खा सकते हैं ना, उसको छोटा छोटा निवाला करके खाना पड़ता है. इसी तरह से बाइट साइज पीसेस के अंदर ब्रेक करके तुम कम्युनिकेट करो कि ये दिस इज व्हाट आई फील, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू दिस पर्सन ऑपोजिट अंडरस्टैंड थिंग. जी जी बिल्कुल सही बात. हम एक बार में कोई बात नहीं हो पा रही तो 2-4-5 बार में कहेंगे तो कहीं ना कहीं बात उनके जहन के अंदर उतरती है. बहुत बहुत धन्यवाद निसरीन जी. अंतिम सवाल के तौर पर ऋचा जी से मैं लेना चाहूँ. ऋचा जी हमारे साथ अंशुजा रमन जी जुड़ी हुई, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा है, हाउ कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. मुझे लगता है कि ये चीज अगर जीवन में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं. किस तरह से स्ट्रॉन्ग विल पावर पैदा करें? I think Anshuja you said, I think, right? अंशुजा रमन. So thank you first of all, and thank you for listening to us, in fact, and like if certain questions are coming to my mind, I think we have served the purpose then, because then investigation begins only when start inquiring about it. आई थिंक विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का जो सबसे पॉजिटिव तरीका ये है कि पहले आप अपने अंदर की उन शक्तियों को देखना शुरू करें जो कि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हैं. आई वॉज लिसनिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो कि नेगेटिव एनर्जी जो आरती जी अभी आंसर कर रहे थे, देखिए स्रोत एक ही है, उसी माइंड से, उसी ब्रेन से नेगेटिव एनर्जी भी निकल रही है, उसी से पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है. नेगेटिव थॉट को जब हम डिक्लाइन करना शुरू करते हैं तो वही सेम सिचुएशन पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होना शुरू कर लेती है. विल पावर हमारी धीरे धीरे तभी स्ट्रांग होती है जब अपने अंदर की एबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, जीवन में परिस्थितियों से हम डरते नहीं हैं, उनसे भागते नहीं हैं. जैसे स्ट्रेस का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जो बॉडी रिएक्ट करती है, फ्लाइट एंड फ्ली रिस्पॉन्स, और ये हमारे ऑटोमेटिकली आता है कि हमारे अंदर जब एक स्ट्रेस फैक्टर एलिमेंट आता है तो उससे लड़ने की क्षमता भी नियति के द्वारा ही उपस्थित हो जाती है और उससे भागने की क्षमता भी आ जाती है. बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसको कि थर्ड पर्सन देखता है तो बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और कुछ लोगों के लिए बड़ी समस्याएं भी समस्याएं नहीं होती हैं. तो आई थिंक ये बहुत कुछ एक माइंडसेट पे है, और ये हमारी माइंडसेट जो है बहुत सारे फैक्टर्स से डेवलप होता है. हमारी कंडीशनिंग, आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों से आपकी एक धीरे धीरे विल पावर स्ट्रांग होती है. और सबसे बड़ी जो मैंने कहा कि आपको अपने अंदर हर समय ऐसी परिस्थितियों में अपना अवलोकन करते रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन आ रही है तो मेरे अंदर किस तरीके का उथल पुथल मची है, द्वंद्व कैसा चल रहा है, उस द्वंद्व से क्या निकल रहा है, अगर मैं डर रहा हूँ तो क्यों डर रहा हूँ. और हर चीज़ के पीछे एक कॉज होता है. मैं बार बार इस पे चर्चा करूंगी कि हम निवारण पे ज़्यादा फोकस करते हैं. मेरा कहना है कॉज पे फोकस करिए. अगर आप कॉज एलिमिनेट कर देते हैं, समस्या अपने आप खत्म हो जाती है. और बहुत सारी समस्याएं जीवन में ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में समस्याएं नहीं होती हैं. हम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी इनकैपेसिटीज़ की वजह से कि हमें उसको लगता है, उसको फेस करने में डर लगता है, तो आई थिंक उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस कंटिन्यूड रहता है. तो अपने अंदर की शक्तियों पे ट्रस्ट करिए, अपने सर्कमस्टांसेस को बोल्डली हैंडल करिए. बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए सोसाइटी क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं. आपको जो चीज़ मीट करनी है पूरे कॉन्फिडेंटली उसको मीट करिए, एंड आई एम श्योर आपकी विल पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होगी डेफिनेटली. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों के जरिए जो इतना मार्गदर्शन हमें मिला, और सही कहा कि विश्वास से ईश्वर अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने आप को देखिए कि आपके अंदर ब्रह्म बनने की शक्ति है. आप चाहें जिसके अंदर विश्वास करें वही चीज़ आपको वो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं. थोड़ा विश्वास हमें करना सीखना होगा. बी पॉजिटिव, बी कहूँ कि एक रियलिस्टिक रहिए, थोड़ा सा ट्रू रहिए, तो आप देखिएगा सच्चाई और जो विश्वास है ये आपके जीवन को बदल दे सकता है. और धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक क्षण में सरसों पे हथेली पे सरसों नहीं उगती है. उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है. फरत नदीम मयू का शेर है ना कि नहीं होती है राह मंजिल इश्क में आसान मंजिल, सफ़र में भी तो सदियों की मसाफत चाहिए. तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा सा चाहिए तो बड़ी सी मसाफत भी होनी चाहिए, एक धैर्य भी होना चाहिए, तो उसके बाद में आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं. बहुत बहुत आप तीनों पैनलिस्ट का धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया. हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े और सवाल पूछे.
ये आप लोगों का सवाल पूछना ही इस कार्यक्रम को और समृद्ध बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस मंच पर Thank you, मिलेंगे sir. किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। Thank so you. much. Thank you so much. धन्यवाद।